तो सबका राइट होता है, तो एक जैसा आंसर। सबका रॉन्ग आंसर वो भी एक जैसा कैसे? नहीं, सब एक जैसा करो। अच्छा सुनो, अगर मैं आप लोगों से ये पूछता कि f(2) कितना है तो आप क्या बताते? f(2) पूछता तो अगर f(-3) पूछता तो ये लिखते। अगर f(1 - x) पूछता तो आप क्या करते? ऐसा करते ना, तो फिर बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया। चलिए अब मुझे बताइए a⁻1 - x का मीनिंग क्या है? a/a⁻x, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। इसका ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? अच्छा, मैं 2 को 10/5 लिख सकता हूँ? ऊपर नीचे 5 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया तो 10/5 हुआ। ठीक वैसे ही √a को मैंने a⁻x से मल्टीप्लाई a⁻x से डिवाइड किया। क्लियर? अभी किसी को डाउट है? जब मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ तो आप चेंज कहाँ कर रहे हो? इधर और इधर, है ना? मैं 1 पूछ रहा हूँ आपसे, f(2) पूछ रहा हूँ, f(3) माइनस भी आप यही तो चेंज कर रहे हो। तो जब मैं यहाँ पे 1 - x लिखूंगा तो चेंज यहीं पे तो होगा। देखिए बार समझ गए? अब सुनो, ये क्या बनेगा? a/a⁻x होल डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? a+√a⁻x बाय a⁻x। क्या बात समझ आई? हो गया। और ये मिलेगा आपको a+a⁻x। क्या बात समझ आई? अब √a कॉमन निकाला न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों से। इस a को मैं √a लिख सकता हूँ और इसको भी √a लिख सकता हूँ प्लस √a⁻x। अब ये √a डिनोमिनेटर से कॉमन है और न्यूमरेटर कैंसिल हो गया। अब आपको जो मिलेगा √a+a, ये किसकी वैल्यू है? f(1 - x)। आपसे पूछा है f(x) प्लस f(1 - x), ये पूछा है। f(x) क्या है? a⁻x प्लस 2। f(1 - x) क्या है? √a प्लस a। क्या ये दोनों मिलकर 1 हुए? बात समझ आई? किसी को डाउट है? सोचना कुछ नहीं है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 - x लिखना है, वो अपने आप ही हो जाएगा। इसको देखते हुए मुझे इसके साथ इसका प्लस करना है, इसके साथ इसको प्लस करना है। प्लस करना है तो मैं सिर्फ ये लेके क्या करूँ? √a। बात समझ आई? जब आप दो टर्म को प्लस कर रहे हो तो उसमें से लाइक टर्म ढूंढने की कोशिश करते हो ताकि वो दोनों एक साथ लिख सके, बस वही किया। a⁻1
वन माइनस एक्स, इसको a अपॉन a रेज़ टू x लिख सकते हैं। a रेज़ टू m बाय a रेज़ टू n, वही और किया सबने। अभी थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा है, समझ में नहीं आए तो भरने की जरूरत हो गया बेटा। चलो जरा ये बताओ कि f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होगी। f ऑफ 1/2 कितना होगा, कोई बता सकता है आप में से? सही है, नरेश ने 1/2 बोला, सही है। f ऑफ 1/2 की वैल्यू 1/2, क्या ये सही है? सही है ना? हाँ देखो, अब यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो रूट a हो गया, ये भी रूट a हो गया, यहाँ पे ओनली रूट a, यहाँ पे 2 रूट a हो जाएगा, तो रूट a और रूट a कैंसिल हो गया, 1/2 हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, इसकी वैल्यू आपने बताई कि 1 है, तो x की जगह 1/2 पुट करो, 1/2 f of 1/2 equal to 1, 2 times of f of 1/2 equal to 1, and f of 1/2 is 1/2। बात समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आया तो फिर से बता दो। मैंने x की जगह 1/2 लिखा, देखो क्या होगा, f of 1/2, फिर यहाँ पे x की जगह 1/2, तो 1 minus 1/2 equal to 1, ये हो गया 2 times f of 1/2, 1, f of 1/2, आप समझ आई? अच्छा, नोट किया सबने? अब नेक्स्ट इसको देखिए, ये मैं सॉल्व करवाता हूँ, ये आप लोग करो। बताइए, ए की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करूंगा, तो 2 टाइम्स f ऑफ 1/2 है प्लस f ऑफ 2/2 है प्लस f ऑफ 3/2 है, up to next f of 2n minus 3/2 है प्लस f of 2n minus 2/2 है प्लस f of 2n minus 1/2 है, और ये 2 बार। ये आपसे पूछा है, क्या कुछ बात समझ आई? आप में से कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया? नहीं समझे? यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो, सबसे पहले 1, तो f of 1/2n, 2 पुट करोगे तो 2/2n, 3 पुट करोगे 3/2n, 4 पुट करोगे 5 पुट करोगे, ऐसे ही लास्ट 2n minus 1, तो यहाँ पे पुट किया था 2n minus 1/2। अब 2n minus 1 से पहले वाली टर्म कौन सी होगी? 2n minus 2, उससे पहले 2n minus 3, उससे पहले 2n minus 3। समझ आ रहा है? आप में से कितने लोगों को डाउट है ये जो मैंने लिखा? है किसी को डाउट? पक्का डाउट नहीं है? अब मुझे बताना, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? इन दोनों में क्या रिलेशन? चलो देखो, ये मैंने लिखा है f of 1/2n, क्लियर? और इसको मैंने लिखा है f of 1 minus 1/2n। क्या ये बात समझ आई? क्लियर? देखो ये 2n by 2n हो जाएगा minus 1/2n,
तो 2n/2n 1 माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, मुझे पता है। कैसे पता? कि जब भी f of x plus f of 1 minus x पुट करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? अब इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ। बात समझ आ रही है? अब 2n minus 1 तो ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स है ना। तो फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट इन सब के पेयर बनते बनते आपको 1 1 मिलता रहे, लेकिन बीच में एक टर्म रह जाए और टर्म। जैसे मान लो 11 टर्म, 11 है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये तो इसके साथ पेयर बन जाएगा, इसका पेयर इधर बन जाएगा, इसका इधर बन जाएगा, ये एक स्पीड वाली टर्म बचेगी। क्या बात समझ आई? अब आप में से कोई मुझे बता सकता है वो मीड वाली टर्म कौन सी? आप बताओ, मीड वाली टर्म कौन सी होगी? नहीं आपको बोला, मीड वाली टर्म कौन सी? 6 टर्म होगी, टोटल 11 है, तो टोटल 11 है टर्म, तो 6 टर्म होगी ना, 6 टर्म होगी। अब टोटल 2n minus 1 टर्म है, तो कौन सी टर्म? मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता, आप थोड़ा सा सोचो, मैं बता रहा हूँ। 2n minus 1 plus, correct, 2n minus 1 divided by 2 plus 1 वाली टर्म। बैठिए आप सब लोग बैठिए। देखिए होता क्या है, आपके पास टोटल 11 टर्म, तो 5 टर्म तो इधर और 5 टर्म इधर, ये मिड वाली टर्म है। मैंने बोला कि आपके पास टोटल 2n minus 1 टर्म है, 2n minus 1 टर्म, तो ये जो मिड टर्म होगी, मिड टर्म इधर, इससे पहले n minus 1 टर्म होगी और इसके बाद n minus 1 टर्म होगी। अब ये सब टर्म मिला के कितनी टर्म होगी बताओ? 2n minus 1 टर्म हुई ना। कैसे हुई 2n minus 1? n minus 1 टर्म तो ये, n minus 1 टर्म ये, टोटल 2n minus 2 हुई, और ये वाली 2n minus 1 हुई ना। फिर से समझाऊं, फिर से समझाओ। इससे पहले n minus 1 टर्म, ये n minus 1 टर्म, ये वाली टर्म प्लस n minus 1, टोटल कितनी टर्म हुई? n minus 2 2n minus 1, इतनी टर्म हुई ना। n और n कितना हुआ? 2n, -1 + 1 कैंसिल, और ये -1, 2n minus 1 टर्म हुई। तो जब भी ऑड टर्म होती है, ऑड टर्म, उसके लेफ्ट में उतनी ही टर्म होती है जितनी राइट में टर्म। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 9 टर्म है टोटल, तो मिड वाली टर्म के लेफ्ट और राइट में कितनी टर्म होगी? 4 टर्म होगी। समझ आई? 4 टर्म होगी। जैसे मैंने बोला कि 11 टर्म है, तो बोथ साइड कितनी टर्म होगी? 5 टर्म होगी। आप समझ आ रही? तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से सुना। 11 है तो हम लोग कर क्या रहे हैं? 11 minus 1 कर रहे हैं और डिवाइड बाय 2 कर। 11 minus 1 कितना हुआ? बाय 2 कितना हुआ? तो 5 टर्म राइट में, 5 टर्म लेफ्ट। जब 9 है तो हम क्या कर रहे हैं? -1, 9 minus 1, 8 by 2, 4 टर्म राइट में और 4 टर्म लेफ्ट में। जैसे मैंने बोला 4 टर्म है टोटल, 4 टर्म, तो 5 टर्म है, और की बात हो रही है, 5 टर्म, 5 minus 1 डिवाइड बाय 2, तो 2 लेफ्ट में होगी और 2 राइट में। अब मैं बोल रहा हूँ कि टोटल 2n minus 1 टर्म, तो 2n minus 1 उसमें से एक माइनस करेंगे। समझ आ रहा है? जैसे मान लो टोटल 13 टर्म है, ध्यान से सुनना, टोटल 13 टर्म, 13 minus 1 कितना हुआ? 12 by 2, तो 13 वाली जो भी मिड में टर्म होगी उसके 6 टर्म राइट में होगी और 6 टर्म लेफ्ट में। वैसे 2n minus 1 टर्म है, 2n minus 1 टर्म, उसमें से 1 माइनस किया तो 2n minus 2, 2n minus 2 हुआ, डिवाइड बाय 2, n minus 1, तो जो मिड टर्म होगी उसके लेफ्ट में n माइनस टर्म और राइट में n माइनस टर्म।
क्या बात समझ आ रही है? तो मिड वाली टर्म होगी वो n का टर्म होगी। क्या बात समझ आई? फिर से आपको समझाऊं, मिड वाली टर्म होगी ना वो n वाली टर्म होगी, क्योंकि उससे लेफ्ट में कितना n-1 के बाद कौन सी टर्म आती है? n वाली टर्म आती है। आप समझ आई? तो जो मिड वाली टर्म होगी वो ऐसी होगी, ये टर्म। इससे पहले आपके पास जो टर्म होगी वो ऐसी होगी, 1/2n 2/2n अप टू n-1/2n। इससे आगे टर्म ये होगी n + 1/2n n + 2/2n अप टू लास्ट 2n-1/2। देखो और टर्म है ना, तो सबसे पहले जितनी भी टर्म है उसमें से एक माइनस करो, 2n-1 और 1 माइनस करो, फिर डिवाइड बाय 2 करो, तो 2n-2 डिवाइड बाय 2 n-1। ये जो मिड टर्म है इसके लेफ्ट में n-1 टर्म है, 1 से स्टार्ट हुई n-1 तक, तो n-1 टर्म हुई, और यहाँ n+1 से स्टार्ट हुई 2n-1 तक, तो ये भी n-1 टर्म हुई। तो मिड वाली टर्म ये मिलेगी। बात समझ आई? अगर मैं मिड वाली टर्म हटा देता हूँ, टोटल टर्म है 2n-1, मिड वाली टर्म हटा देता हूँ तो बाकी कितनी टर्म बची? 2n-2 बची। टोटल 2n-1 टर्म है, टोटल 2n- जैसे 13 टर्म है, मिड वाली टर्म हटाई तो आपके पास 12 टर्म बची ना। एक कम करोगे टोटल में से, अब टोटली आपके पास 2n-1 टर्म है, उसमें से मिड वाली टर्म हटा दी तो अब आपके पास 2n-2 टर्म बची। क्या बात समझ आई? और 2n-2 टर्म्स के दो के पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बनेंगे? टोटल कितने हैं? 2n-2। अब दो के पेयर बनाते जाओ, कितने पेयर बनेंगे? n-1। क्या बात समझ आई? तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि इधर n-1 मुझे मिलेंगे, ये 1 n-1 टाइम्स तक मुझे मिलते जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पेयर बनेंगे n-1। देखो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ऐसे ही फोर्थ और फोर्थ लास्ट, इन सब के पेयर बनते जाएंगे और हर पेयर से आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 1। और टोटल पेयर कितने बनेंगे? n-1। तो ये मिला आपको n-1 into 1 प्लस मिड वाली टर्म की वैल्यू n/2n मतलब 1/2, और f(1/2) कितना है? 1/2। ये आपने बताया 1/2। तो ये इसका आंसर n-1 + 1/2 n-1/2। इसका आंसर n-1। क्या बात समझ आई? फिर से एक्सप्लेन करूं। हाँ, टोटल पेयर n-1 बने। अब आपने इसमें से मिड वाली टर्म को तो हटा ही दिया पहले से ही। मिड वाली टर्म ये है f(n/2) है। अब ये n और n कैंसिल हुआ, f(1/2) हुआ। f(1/2) की वैल्यू अभी आपने कितनी बताई थी? 1/2। तो इसकी वैल्यू तो मैंने 1/2 लिखी, बाकी सभी की वैल्यू n-1 आ गई। इसको प्लस कर दो, n-1 + 1/2, n-1/2 हुआ। कॉमन निकला और मल्टीप्लाई। तो अभी है ना बाहर, तो अभी बाहर है, 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n-1 2n-1। क्या बात समझ आई? अभी ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया? है कोई जिसको समझ में नहीं आया? सबको समझ आया? पक्का? चलिए ये सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट।
नहीं, उसमें इवन टर्म याद है, 2n का मतलब इवन टर्म, उसमें मिड टर्म आएंगे। यहाँ से k की वैल्यू पुट करनी है 1 से लेके 2n माइनस 1। सबने नोट किया? नेक्स्ट वन में आपसे क्या पूछा है वो बताता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। 2 टाइम्स आपसे ये पूछा है, 2 टाइम्स f of 1/2n plus f of 2/2n plus f of 3/2n plus f of 2n minus 2/2n plus 1 plus f of 2n minus 1/2n plus 1 plus f of 2n by 2n plus 1. 2n plus 1 2n plus 1 2n plus 1 2n plus 1, ठीक है। सर आंसर 2n 2n वेरी गुड, 2n वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सबको लॉजिक समझ में आ गया, समझ गए? वेरी गुड, बहुत बहुत ही शानदार। क्या बात समझ आई आप लोगों को? Yes. इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने 2n बताया। अब देखिएगा, मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे। देखो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स होगी? 2n गिवन टर्म है, कोई भी मिड वाली टर्म बचने वाली नहीं है जब आप पेयर बनाओ, कोई भी टर्म नहीं बचेगी, ठीक है, सब पेयर बन जाएगी, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। कैसे पेयर बनेगा देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, f of 1/2n plus 1 है ना, और लास्ट क्या है, f of 2n plus 1 minus 1 by 2n plus 1, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2n plus 1 1 minus 1 by 2n plus 1, ये आएगा f of 1/2n plus 1। बात समझ आई? ये बिल्कुल इसी तरह का है, f of x plus f of 1 minus x, तो इसकी वैल्यू 1, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका सम 1, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट 1 1 1, टोटल कितने पेयर बनेंगे? n पेयर बनेंगे। टोटल टर्म्स अगर 2n है तो n पेयर बनेंगे। हर पेयर की वैल्यू कितनी? n पेयर की वैल्यू n, और आगे ये 2 मल्टीप्लाई है तो क्या कर देगा? 2n। बात समझ आई? Sir, last one. 2n plus 1 minus 1. यहाँ तो ओनली 2n है, ओनली 2, मैंने प्लस 1 और माइनस 1 क्यों किया? ऐसा एक और इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट,
ये जो थर्ड सेल है उसका मीनिंग यही है डिवीजन में तो 2n + 1 2n तक 2n + 1 नहीं रहेगा और लास्ट टर्म के आप पहले किसकी पुट कर रहे हो के की ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे के होता तो उसमें चेंज होता। इसकी वैल्यू पुट कर रहे हो वो चाहिए। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत जगह काम आने वाला है। Let f of x be a polynomial function of degree n. Degree n number d. F of x, f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x. Find f of x when x is not equal to 2. देखिए ये जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा कि क्या मिलेगा f of x, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बोलना नहीं है। मैं इवनिंग वाली क्लास में जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हम इसका सीधा यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझना, और लास्ट जो रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना। लास्ट वाला जो इसका रिजल्ट मिलेगा f of x, वो ध्यान रखना। बहुत सारे जेईई के क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर, और अब सीधा सा ये फॉर्मूला पुट करके और वेरीफाइड करें, ठीक है। देखिएगा पूछा क्या है, f of x भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, a0 a1x a2x2 a3x3 up to a of n minus 1 x raised to n minus 1 plus a of n x raised to n। क्या बात समझ आई? ये nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्लियर? किसी को डाउट? तो f of 1 by x क्या होगा, कौन बताए? a1 by x, a2 by x square, a3 by x cube, क्या बात समझ आई? अब इस कंडीशन को देखिए, इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है और फिर प्लस करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, ये मुझे मिलेगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब up to a of n minus 1 x raised to n minus 1 प्लस a of n x raised to n। इसके साथ प्रोडक्ट कर रहा हूँ a0 प्लस a1 by x प्लस a2 by x स्क्वायर प्लस a3 by x क्यूब और a of n minus 1 by x raised to n minus 1 प्लस a of n by x raised to n। प्रोडक्ट है इक्वल टू, फिर प्लस करना, a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब up to a of n minus 1 x raised to n minus 1 plus a of n x raised to n plus a0 plus a1 by x plus a2 by x square plus a3 by x cube up to a of n minus 1 by x raised to n minus 1 और a of n by x। क्लियर? इस स्टेप तक किसी को डाउट? नो सर। अब समझने वाली बात, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैं x की पावर का कंपेयर करता हूँ। x की पावर का जो भी कोएफिशिएंट है उनको कंपेयर करके a0 a1 a2 ये सब फाइंड करने की कोशिश करती है। सबसे पहले मैंने बोला कि x raised to n का कोएफिशिएंट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड x raised to n का कोएफिशिएंट, ये a0 किससे मल्टीप्लाई होगा कि x raised to n मिलेगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा x raised to n मिलेगा, इसी से। इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है कि a0 मल्टीप्लाई हो तो x raised to n मिले, है कोई टर्म?
A1 किससे मल्टीप्लाई होगा x रेज़ टू n मिले किसी से, बात समझ आ रही है? A2 किसी से कोई टर्म मिलेगी नहीं आपको x रेज़ टू n बनाए, ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी इससे, A0 ये मिला आपको A0 x रेज़ टू n, बात समझ आई? अब राइट हैंड साइड में x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट क्या, राइट हैंड साइड में x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट, x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में a है, बोलिए यही है? यस। अब मुझे बताओ आप में से कितने लोगों को समझ में नहीं आया, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ आया कि मैंने वो क्या लिखा? फिर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड में प्लस हो रहा है। मैंने पूछा x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट, इधर कहीं पे भी x रेज़ टू n नहीं है, डिवीजन में है, क्लियर? इधर x रेज़ टू n सिर्फ यही है, उसका कोएफिशिएंट a ऑफ n, क्लियर? इधर जब a0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की कोई टर्म नहीं मिलेगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में x मिलेगा, x रेज़ टू n नहीं मिलेगा, कहीं पे भी मल्टीप्लाई होगा ये तो x रेज़ टू n आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पे डिवीजन में x रेज़ टू n मिलेगा, क्लियर? वैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा तो भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये टर्म है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x रेज़ टू n मिलेगा, ठीक है? इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो a0 into a of n, a0 into a of n इक्वल टू a of n। अब मुझे बताओ यहाँ से a of n कितना, a of n a0 minus a of n कितना हुआ, इसमें से a of n कॉमन तो a0 minus 1 इक्वल टू 0। अब a of n या तो 0 हो सकता है या फिर a of 0, अब a of n 0 और a of 0 इक्वल टू 1। अब a of n कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि ऐसा हुआ तो n डिग्री का पॉलिनोमियल ही नहीं है, बात समझ आई? x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होता, अगर वो 0 हो गया तो n डिग्री का पॉलिनोमियल ही नहीं, तो a of n तो 0 हो नहीं सकता, तो a of 0 की वैल्यू कितनी, क्या बात समझ आई? जैसे मैंने a of 0 निकाला है वैसे बाकी और फाइंड करें। अब मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि कांस्टेंट टर्म मिले, a0 के साथ, a0 into a0 कितना हुआ, ये a1 into a1, बात समझ आ रही है? प्लस a1 स्क्वायर, देखो ये आप इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x और 1/x कैंसिल हो गया, अगर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/x बच जाए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x बच जाए, हमको कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो a2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अब तो कहां तक, a of x स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में क्या है, कांस्टेंट टर्म, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म a0 plus a0, यस 2a0 अब a0 की वैल्यू तो आपने ढूंढ लिया पहले, तो ये कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 minus 1 a1 square plus a2 square plus up to a of n square कितना हुआ 1। बात समझ आई? अब एक और बात मुझे बता देना, सर a0 की वैल्यू तो 1 ने भी क्या, 2 into a0 तो 2 नहीं आएगा, और इसका 2 minus 1 कितना हुआ 1, अभी समझ आया? इन दोनों का प्रोडक्ट कर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, a1x into a1/x क्या हुआ, a1 whole square x x कैंसिल हो गया, a1 स्क्वायर मिला। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x का कोएफिशिएंट, ओनली x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, जल्दी बताओ, 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, देखो ये किससे मल्टीप्लाई होगा कि x मिले इसमें, किसी से नहीं, ये किससे मल्टीप्लाई होगा कि x मिले इसके साथ, तो a0 into a1 x मिला, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि x मिलेगा प्लस a1 a2, बात समझ आई? ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, a2 a3,
नेक्स्ट अब टू ये किसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a of n minus 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड x का कोएफिशिएंट a1 ये a1 बात समझ आई। अब मुझे बताना कि a0 कितना 1 into a1 a1 और ये a1 कैंसिल हो गया a1 a2 plus a2 a3 up to an a of n minus 1 equal to 0। सर उसमें मैं x क्यों नहीं लिखा? इधर सर पीछे वाला x मैंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x। अब बताना कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n minus 1 ये लास्ट है x रेज़ टू n minus 1 का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में x रेज़ टू n minus 1 कब मिलेगा ये किससे मल्टीप्लाई होगा इसमें किसी से नहीं ये किससे मल्टीप्लाई होगा किसी से नहीं होगा ये बताओ ये किससे मल्टीप्लाई होगा x रेज़ टू n minus 1 किसके साथ a1 के साथ बात समझ आ रही है तो मैंने लिखा an into a of 1 an into a of 1 ये हो गया x रेज़ टू n minus 1 फिर ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस a of n minus 1 ये x रेज़ टू n minus 1 का कोएफिशिएंट और कोई टर्म आएगी इससे पहले और कोई टर्म नहीं सिर्फ दो टर्म और राइट हैंड साइड में x रेज़ टू n minus 1 का कोएफिशिएंट आपके पास a of n minus 1 क्या बात समझ आई यस सर। अब मुझे बताना अच्छे से a of n minus 1 और ये a0 की वैल्यू कितनी है a of n minus 1 और ये कितना है a of n minus 1 ये ना ये a of n minus 1 ये a of n minus 1 कैंसिल हो गया तो a of n into a of 1 कितना मिला ये 0 हुआ अब a of n तो 0 हो नहीं सकता तो a of 1 क्या होगा a of 1 कितना होगा a of 1 0 क्या बात समझ आई अगर a of 1 0 है तो a of 2 a of 3 a of 4 सारे के सारे 0 सारे के सारे अब टू a of n minus 1 ये सारे के सारे 0। अब मुझे बताना किस इक्वेशन से कि a of 1 0 a of 2 0 a of n minus 1 तक सब 0 है तो a square n a of n square कितना हुआ तो a of n कितना हुआ प्लस माइनस 1 आप समझ आई। अब मुझे बताओ f of x क्या होगा f of x 1 plus 0 1 plus minus 1 plus x plus minus x raised to n cube a of n की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिखूंगा बाकी सारे के सारे 0 ये 0 की वैल्यू 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है क्लियर सर मोड हमें कोई याद रखना है ये सब आपको याद क्या रखना है ये तो क्या होगा ये कंडीशन है और ये f of x ये ध्यान रखना क्लियर ये सारी चीजें आपको ये कहाँ से है ये बताने के आप में से बहुत सारे पूछेंगे ना सर ये कैसे हुआ हाँ डाउट है किसी को करना क्या है a of कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट करो x पावर 1 का कोएफिशिएंट x पावर 2 का x रेज़ टू n का x रेज़ टू n माइनस 1 कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो बोथ साइड तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी कंपेयर तो कर सकते हो ना इतना धीरे करो 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कंपेयर करना सर ये क्लास वर्क में कैसे लिखना क्लास वर्क में कैसे लिखना यहाँ से f of x ये आ जाएगा फिर ये लिखो इधर मैं लिखता हूँ फिर इधर क्या लिखोगे कंपेयर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x
फिर कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस ऐसे लिखते हैं। पहले ये लिखो, फिर ये दोनों लिखो, और इसके बाद स्टार्ट हो जाओ इधर से, ये किसी भी तरीके से। तीन से चार, चार से पाँच साइड। हाँ तो आ जाते हैं।